मेरे यूपी के दरोगाओं, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। आज से शुरू होने वाला है प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई के, जिसमें रहेंगे जीके के 40 क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी तैयारी को और बूस्ट करने वाली है। तो चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे बिना देरी किए। पहला प्रश्न, दल बदल किस अनुसूची में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अनुसूची 10। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? अनुसूची 10 में। इस अनुसूची में संसद या विधानसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के प्रावधान हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुसूची 10। और अनुसूची 2 में क्या है दोस्तों? इसमें भारत के मुख्य पदाधिकारी के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख है। जैसे हमारे पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, और जिसे हम कैग भी बोल देते हैं, उन सब के वेतन, भत्ते, पेंशन इसी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और अनुसूची 11 में क्या है? ये पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय शामिल है। और अनुसूची 5 में क्या हो जाएगा? इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, आपात उपबंध किस देश से लिए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी। आपात उपबंध किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी से। और जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? वाइमर संविधान। यह महत्वपूर्ण रहेगा, वाइमर संविधान सभी बच्चों को याद रखना है। और फ्रांस से क्या लिया है हमारे संविधान ने? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये फ्रांस से ली गई है बच्चों। और हमारे संविधान ने कनाडा से क्या लिया है? संघीय प्रणाली। सभी बच्चों को याद रखना है, संघीय प्रणाली। और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्र अधिकार जो राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 143 के तहत, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। अनुच्छेद 143 भी याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है बच्चों? समवर्ती सूची। और व्यापार, वाणिज्य और अंतरराज्यीय आवागमन की स्वतंत्रता, ये किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से ही लिए गए हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। ये 4 इंपोर्टेंट टॉपिक ऑस्ट्रेलिया से याद रखने हैं। कौन कौन से टॉपिक? कौन कौन से पॉइंट? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और अंतरराज्यीय आवागमन की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की? सभी बच्चों को याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन 2। और कण्व वंश की स्थापना किसने की बच्चों? वासुदेव कण्व ने। और कौन सी ईस्वी में, कब करी? 73वीं ईसा पूर्व में, 73वीं ईसा पूर्व। और चोल वंश की स्थापना किसने करी? विजयालय चोल। सही बच्चे ध्यान से सुने, विजयालय चोल। और ये कब करी? 850 ईस्वी में। चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल 1850 ईस्वी में। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। और ये कब करी? 185 ईसा पूर्व में। शुंग वंश की स्थापना कब हुई? 185 ईसा पूर्व में। और किसने करी? पुष्यमित्र शुंग ने। ये इंपोर्टेंट फैक्ट जो भी मैं बोल रहा हूँ बच्चों सबको याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, लॉर्ड्स में 2025 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराया? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन ए किसका बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। और इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या? पाउंड स्टर्लिंग। सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, पाउंड स्टर्लिंग इंग्लैंड की करेंसी है। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या हो जाएगी? न्यूजीलैंड डॉलर। आपको जो भी कंट्री के नाम दिखते हैं आपको तुरंत उसकी कैपिटल और करेंसी याद होनी चाहिए। ये हैबिट अपने अंदर बना लो। और अपने देश भारत की तो राजधानी आपको पता ही है, नई दिल्ली।
तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। इन देशों की कैपिटल और करेंसी सभी बच्चों को याद रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चीनी का। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान किसका है बच्चों? चीनी का। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। सभी बच्चों को याद रखना है। अगला प्रश्न, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा रही है, वह कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रामपुर में स्थापना की जा रही है दोस्तों। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और आगरा से हमें क्या याद रखना है? आगरा में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वो 3 धरोहर स्थल कौन सी है दोस्तों? पहला है ताजमहल, दूसरा है आगरा का किला, तीसरा है फतेहपुर सीकरी। कौन कौन से 3? ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। और सिकंदर लोदी ने आधुनिक आगरा की स्थापना 16वीं शताब्दी में की थी। सभी बच्चे इस फैक्ट को याद रखेंगे। और इलाहाबाद किस लिए जाना जाता है? इलाहाबाद में है त्रिवेणी संगम, जो कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती है? गंगा, यमुना और सरस्वती। इन 3 नदियों का संगम होता है त्रिवेणी संगम में। और वाराणसी से हमें क्या याद रखना है? वाराणसी में है मणिकर्णिका घाट। ये फैक्ट सभी को याद रखने हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और ये अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था दोस्तों। और अब आता है हमारा 73वां संविधान संशोधन, जो 1992 में हुआ था। ये पंचायती राज से संबंधित है। इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसमें 9वीं और 11वीं अनुसूची इसी के तहत जोड़ी गई थी। और इसी के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था अनिवार्य की गई थी। त्रिस्तरीय मतलब ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर, 3 स्तर पर बच्चों। सभी को ये फैक्ट याद रखने हैं जो मैं बता रहा हूँ। और अब आता है हमारा 86वां संशोधन अधिनियम, जो 2002 में हुआ था। ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। सभी बच्चों को याद रखना है, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और इसे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे माना जाता है? 86वें संविधान संशोधन को। और इसी के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान मिला। और इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों, जिसमें बोला गया माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, प्रेह विहियर मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद है दोस्तों। और मैंने क्या बोला था? कंट्री को देखकर उनके कैपिटल और करेंसी तुरंत याद आनी चाहिए। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नोम पेन। कंबोडिया की कैपिटल हो जाएगी कंबोडियन रियल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी थाई बहत। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। जापान की कैपिटल टोक्यो। जापान की करेंसी जापानी येन। सभी को याद रखना है जापानी येन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। और इसका आंसर भी याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कॉर्बिलोन कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है दोस्तों
ऑप्शन नंबर 1 टेबल टेनिस। कॉर्बिलोन कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। और टेबल टेनिस से कौन कौन से कप जुड़े हुए हैं? स्वेथनिंग कप, बर्ना बेलिक कप, ध्यान से सुनो, बर्ना बेलिक कप, रामानुजन ट्रॉफी, ये सभी टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। और बैडमिंटन के इंपोर्टेंट कप कौन कौन से हैं? थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, योनेक्स कप, नारंग कप, चड्डा कप। सभी ध्यान से सुने, थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, योनेक्स कप, नारंग कप, चड्डा कप। सभी को ये कप याद रखने हैं। और अब आ गया हमारा लॉन टेनिस से कौन कौन से कप संबंधित है? डेविस कप, बिली जिन किंग कप, कौन सा? बिली जिन किंग कप, हाईमैन कप, ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम हमारे 4 होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, चौथा होता है यूएस ओपन। ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ये हो गए लॉन टेनिस के महत्वपूर्ण कप। और हॉकी के महत्वपूर्ण कप कौन कौन से हैं? सुल्तान अजलन शाह कप, आगा खां कप, बेयरटन कप, कौन सा? बेयरटन कप, रंगत स्वामी कप, ध्यानचंद्र, नेहरू ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह कप, आगा खां कप, बेयरटन कप, रंगा स्वामी कप, ध्यानचंद्र, नेहरू ट्रॉफी। ये हॉकी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय संगीत निर्देशक उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इलियाराजा। कौन उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं? इलियाराजा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बना? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? बेंगलुरु में। और बैंक ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। जो ओरिएंटल बैंक है बच्चों, ये 2020 में पीएनबी में विलय हो गया। किस में विलय हो गया? पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में। और पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, वयस्क मानव में मिक्सिडिमा रोग होने के कारण क्या है? इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 आउटो अल्पक्रियता। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, आजोराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 तांबे का। आजोराइट किसका अयस्क है? तांबे का। और तांबे के कौन कौन से इंपोर्टेंट अयस्क है? कॉपर पायराइट, कौन सा? कॉपर पायराइट और क्यूप्राइट, मेलामाइट। ये 3 और याद रखने हैं तांबे के, कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, मेलाइट। और एल्यूमिनियम के कौन कौन से हो जाएंगे? बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। कौन कौन से? बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। स्वर्ण, सोना हमारा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और इसके 2 अयस्क कौन कौन से हैं? कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। कौन कौन से? कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। अब आ जाता है हमारा पारा। पारा के कौन कौन से होते हैं? सिनेबार। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पारा का अयस्क कौन सा है? सिनेबार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लंदन में। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। और लंदन में ही आईएमओ का भी मुख्यालय स्थित है, आईएमओ का और कॉमनवेल्थ का। तो टोटल हो गए 3, एमनेस्टी इंटरनेशनल, आईएमओ, कॉमनवेल्थ। इन तीनों का मुख्यालय लंदन में है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब आ गया हमारा पेरिस में किस किस के मुख्यालय है? पेरिस में स्थित है यूनेस्को का, ओईसीडी का, एफएटीएफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इंटरपोल का पेरिस के लियोन में मुख्यालय स्थित है दोस्तों। और वियना में किस किस के मुख्यालय स्थित है? आईएईए, ओपेक,
यूनिडो, इन तीनों के मुख्यालय वियना में स्थित है। और जेनेवा में किस किस का मुख्यालय स्थित है? WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ILO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और वीपो, WMO, रेड क्रॉस और अंकटाड, अंकटाड मतलब UNCTAD, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो जेनेवा में 7 के मुख्यालय स्थित है। किस किस के? WHO, WTO, ILO, वीपो, WMO, रेड क्रॉस और अंकटाड। सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? गलत तरीके से कौन सा मेल खाता है? अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बुजकाशी। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी रुपया। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। बांग्लादेश की करेंसी टका। भूटान की कैपिटल थिम्पू। भूटान की करेंसी नगुल्ट्रम। नेपाल की क्या है जो अभी बताई थी? काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है दोस्तों वह यूरोपीय देश है। बुल्गारिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? साफिया। क्या? साफिया। बुल्गारिया की करेंसी लेव। बुल्गारिया की कैपिटल साफिया, बुल्गारिया की करेंसी लेव। सूडान की कैपिटल क्या हो जाएगी? खार्तूम। सूडान की करेंसी सूडान पाउंड। बेनिन की कैपिटल क्या हो जाएगी? पोर्टो नोवो। बेनिन की करेंसी क्या? फ्रैंक। घाना की कैपिटल अकरा। घाना अकरा, सभी को याद रखना है। घाना की कैपिटल अकरा। घाना की करेंसी घनियन सेडी। क्या? सेडी। घनियन सेडी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखना है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1, एक राज्य संघ घोषित करता है दोस्तों। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है भारत को राज्य संघ के रूप में घोषित करता है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, ये अनुच्छेद नहीं है बच्चों, ये मिस टाइपिंग हो गई, इसकी जगह धारा लिखो। यहाँ है धारा। धारा, आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 4, 377। 377 जो आईपीसी की धारा है वह अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है। तो चलो अब एक एक करके सारी धाराओं को समझते हैं। धारा 370 में क्या है? 370 में क्या है दोस्तों? व्यक्तियों की तस्करी। 370 में हो जाएगा व्यक्तियों की तस्करी। और इसमें सजा का भी प्रावधान है। 370 के तहत अगर कोई व्यक्तियों की तस्करी करता है तो उसमें 7 साल से आजीवन कारावास का प्रावधान है दोस्तों। सभी बच्चों को याद रखना है, ये धारा 370 है आईपीसी की। ये अनुच्छेद 370 नहीं है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। यह है धारा 370, ये व्यक्तियों की तस्करी से संबंधित है। अब चलते हैं धारा 374 पे। धारा 374 किससे संबंधित है? विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। सबको याद रखना है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध जबरन काम कराया जाता है, उससे श्रम कराया जाता है, तो वो इस धारा के अंतर्गत आता है। और इस धारा के अंतर्गत ही सजा का भी प्रावधान है। इसके तहत 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। धारा 374 सभी को याद रखनी है। आइए चलते हैं धारा 376 पे। धारा 376 में क्या है? धारा 376 में है बलात्कार के लिए दंड। सभी को याद रखना है 376 में बलात्कार के लिए दंड। और बलात्कार की परिभाषा किस में आ जाएगी? धारा 375 में है दोस्तों। धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा और धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड, इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है दोस्तों। ये धारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में।
धारा 376 धारा 376 में क्या आएगा? पीड़िता की मृत्यु या कोमा में जाने पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। अगर कोई पीड़िता है, उसकी बलात्कार के दौरान मृत्यु या वह कोमा में चली जाती है, तो इसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है दोस्तों। और 376 के डी में ये भी याद रखनी है, 376 के डी में क्या है? सामूहिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार है दोस्तों। और 376 डी बी में, 376 का डी बी, इसमें क्या हो जाएगा? 376 के डी बी में है 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार पर मृत्यु दंड का प्रावधान है दोस्तों। ये 376 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, सभी को ये पॉइंट याद करके चलना है, सभी इसको नोट कर लीजिए। और धारा 377 में क्या है दोस्तों? अभी बताया था, अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है। इससे क्या अभिप्राय है दोस्तों? इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति मौखिक और गुदा यौन संबंधों को अप्राकृतिक और अवैध करार किया गया है दोस्तों, इस धारा के तहत क्या, सभी को याद रखना है, अगर कोई व्यक्ति मौखिक और गुदा यौन संबंधों को बनाता है तो उसे अपराध घोषित किया गया है इस धारा के तहत। सभी इन धाराओं को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 33। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अनुच्छेद 33 को समझते हैं। जैसे हमारे सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या सीमित इस अनुच्छेद के तहत किया गया है ताकि वे अपने कर्तव्य का उचित पालन कर सके और अनुशासन बनाए रख सके। चलते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों? वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, और इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता शामिल है दोस्तों। इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी शामिल है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों? 6 प्रकार की, सभी को याद रखना है। अनुच्छेद 21 में क्या हो जाएगा? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है दोस्तों, अनुच्छेद 21 में। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में क्या है दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता से क्या आशय है? इससे अभिप्राय है दोस्तों किसी भी प्रकार के धर्म को मानने और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद 25 में दी गई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 42वां संविधान संशोधन। सभी को याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए एक एक करके सभी संशोधन को समझते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है दोस्तों, सभी को याद रखना है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। और इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। और इसी के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द इसी के तहत जोड़े गए थे। और इसी के तहत प्यारे बच्चों संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। ये फैक्ट जो मैं बता रहा हूं सभी को याद रखने हैं। चलते हैं अगले संशोधन में, 16वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था? इसने राज्य को भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी थी। और ये कब हुआ था? 1963 में। कब? 1963 में। अब आ जाता है हमारा 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1978 में। 1978। इसी संशोधन के तहत प्यारे बच्चों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। सभी ध्यान देंगे, इसमें क्या है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसी संशोधन के तहत आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न,
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसी भी व्यक्ति द्वारा कारित किए गए किसी कृत्य का दुष्प्रेरण कब कहा जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जब अपराध कारित करने वाले ने उससे मंत्रणा की हो। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवश्यक कार्य का लक्ष्य है हेतु जिसका स्रोत है, यह किसने कहा था? ये ऑस्टिन का कथन था प्यारे बच्चों। आवश्यक कार्य का लक्ष्य है हेतु जिसका स्रोत है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं को सही क्रम को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। पहला होता है, पहले नंबर पे आता है दोस्तों आशय, दूसरे पे आता है तैयारी, तीसरे पे प्रयत्न, चौथे पे होता है परिणाम। ये अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम है। पहले नंबर पे होती है आशय, फिर होती है तैयारी, फिर होता है प्रयत्न और चौथे नंबर पे जाके उस घटना को परिणाम दिया जाता है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ऐसे मामले का अन्वेषण केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही हो सकेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मृत्यु दंडादेश डैश में प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के तहत जब किसी व्यक्ति का विचारण हो रहा हो और वह विकृचित हो जाता है तो विचारण प्रक्रिया का क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, स्थगित कर दी जाएगी। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(1) के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए कितने अपवाद प्रावधानिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 10 अपवाद प्रावधानिक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, प्रदूषण के कौन से प्रकार होते हैं? इसका सही जवाब है सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटनीय, सूक्ष्म जीव द्वारा अनअपघटनीय। ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उपरोक्त दोनों, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन कौन कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन कौन कर सकता है? केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, न्यायालय के निर्णय से पूर्व अभियुक्त को क्षमादान देने का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, धारा 344। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की ये 2023 की सभी धाराएं मुख्य रूप से सह अपराधी को क्षमादान और अपराधों के समझौते से संबंधित है। ये सभी धाराएं दोस्तों, चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। धारा 343 में क्या हो जाएगा? यह सह अपराधी को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान करता है मजिस्ट्रेट को। इसके तहत मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर होती है कि वह सह अपराधी को क्षमादान दे सकता है, लेकिन एक शर्त पर, सह अपराधी को मुख्य अपराधी और अपराध के बारे में सच्ची जानकारी देनी होगी। उसी के बेस पर वो सह अपराधी को क्षमादान दे सकता है। सह अपराधी क्या होता है दोस्तों? सह अपराधी जो अपराध में सम्मिलित होता है, अपराधी का साथ देता है, उसको क्षमादान देने की शक्ति मजिस्ट्रेट के हाथ में होती है। अब आ जाती है हमारी धारा 359। धारा 359 में क्या है?
अपराधों का समझौता, यह समझौता आपसी सहमति से समझौता होता है दोस्तों। अगर दोनों पक्ष समझौता चाहते हैं आपस में, तो वे आपस में समझौता कर सकते हैं। समझौते का प्रभाव आरोपी की दोष मुक्ति होती है, सभी को याद रखना है। धारा 344 में क्या है? ये 2043 का ही विस्तारित रूप है दोस्तों। यह अतिरिक्त साक्ष्य, साक्ष्य मतलब सबूत, यह अतिरिक्त साक्ष्य और स्थगन के नियमों को स्पष्ट करती है। तो इन सभी धाराओं को याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये धारा है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम के अधीन हल्का मोटरयान से ऐसा यान अभिप्रेत है जिसका वजन कितना किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अभिप्रेत का मतलब होता है दोस्तों आशय। यूपीएसआई की हिंदी थोड़ी हार्ड होती है, उसमें ऐसी ही लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो आपको ऐसे वर्ड पे भी ध्यान देना है। अभिप्रेत का मतलब होता है आशय। मोटरयान अधिनियम के अधीन हल्का मोटरयान से ऐसा यान अभिप्रेत है जिसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, गृह अतिचार। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य अस्वीकृत या अनुचित स्वीकृति के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, धारा 369, 169 में क्या है? अनुचित साक्ष्य का ग्रहण या अस्वीकार, सभी को याद रखना है। और आते हैं अपनी अगली धारा पे, धारा 164। इसमें क्या है? अगर किसी पक्षकार को दस्तावेज पेश करने की सूचना दी गई थी लेकिन वह उसे पेश करने से इनकार कर देता है दोस्तों, अगर किसी पक्षकार को दस्तावेज पेश करने के लिए बोला गया था लेकिन वह उसे पेश करने से इनकार कर देता है, तो वह बाद में उस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि दूसरा पक्ष सहमत ना हो या जब तक न्यायालय आदेश ना दे। तो धारा 164 से ये पॉइंट याद रखना है। धारा 168 में क्या हो जाएगा? इसमें न्यायाधीश को व्यापक शक्तियां प्राप्त है दोस्तों। जो न्यायालय का न्यायाधीश होता है वह सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी भी गवाह या पक्षकार से किसी भी समय कोई भी सवाल पूछ सके, चाहे वह प्रासंगिक हो या नहीं। इसका उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करना है दोस्तों। तो धारा 168 भी याद रखनी है। अब आते हैं धारा 150 पे। यह धारा न्यायालय को यह अधिकार देती है कि किसी गवाह से उसकी विश्वसनीयता पर चोट पहुंचाने वाले सवाल तो नहीं पूछे जा रहे दोस्तों। यदि सवाल ऐसे तथ्य से संबंधित है जिसका मामले से कोई भी लेना देना नहीं है बल्कि गवाह के चरित्र को खराब करने के लिए पूछे जा रहे हैं, तो न्यायालय ऐसे सवालों को रोक सकता है। 150 के तहत ये शक्ति न्यायालय के हाथ में दी हुई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न, अपराध ऐसे दोष है जिसकी अनुशासनीय दंड है और किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिशास्त्र ने ऐसा कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केनी ने ऐसा कहा था दोस्तों। अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासनीय दंड है और किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होती है। इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास भी होती है और राज्य सरकार के पास भी होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2 दोनों ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत
अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू होने का उपबंध किया गया है। इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2 धारा 19। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपील और पुनरीक्षण से संबंधित धारा कौन सी है? ये क्वेश्चन अधूरा है दोस्तों। ये सही क्वेश्चन ऐसे होएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपील और पुनरीक्षण से संबंधित धारा कौन सी है? सबको याद रखना है। किसकी धारा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा पूछ रहा है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 धारा 27। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए एक एक करके सारी धाराओं को समझते हैं। धारा 25 किससे संबंधित है? धारा 25 संबंधित है दोस्तों, इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैन्य अधिकारी अगर रिश्वत लेते हैं तो उन पर इस धारा के साथ साथ उनके सैन्य कानून के तहत भी कोर्ट मार्शल या कार्रवाई हो सकती है। इस धारा में ये कहा गया है। और धारा 26 क्या कहती है दोस्तों? धारा 26 में है विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति। इसका मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उनकी सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते। उनकी सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। स्पेशल जज ही इन मामलों की सुनवाई कर सकेंगे। तो ये धारा भी आप समझ चुके हैं। अब आते हैं धारा 24 पे। धारा 24 दोस्तों अब ये समाप्त हो चुकी है। पहले इसमें क्या था? धारा 24 में रिश्वत देने वाले को सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन 2018 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब रिश्वत देना भी एक गंभीर अपराध बन चुका है। धारा 8 के तहत रिश्वत लेना भी एक गंभीर अपराध बन चुका है अब, इसलिए धारा 24 को अब समाप्त कर दिया गया है। तो धारा 27 क्या कहती है हमारी दोस्तों? अगर किसी व्यक्ति को स्पेशल जज ने सजा सुना दी है, उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। कहां पे अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के पास सजा कम करने, जमानत देने या फैसले को पलटने की शक्तियां होती है दोस्तों। हाई कोर्ट को ये शक्तियां प्रदान है। तो धारा 27 भी आप समझ चुके हैं बच्चों। और एक और पॉइंट इसमें याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 4 किसकी धारा? भ्रष्टाचार निवारण की धारा 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है? भ्रष्टाचार के केस को 2 साल के भीतर खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है अब। तो धारा 4 भी आपको याद रखनी है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जीके में बहुत ही अहम रोल अदा करेगी, मैं गारंटी के साथ लिख के कह सकता हूँ। और आपको इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आते थे प्लीज कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।